गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के रेडिकल एक्सिस के बारे में जाना था और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग और एक टॉपिक ऑर्थोगोनल सर्कल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स होता क्या है। टू सर्कल्स आर सेड टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ देयर एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन इज ए राइट एंगल। मतलब ये है क्या, यहाँ से हम लोग ऐसे एक सर्कल ले ले, यहाँ से और एक सर्कल हम लोग ले ले। अब इस सर्कल का इस रेडियस से हम लोग सेकंड सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और सेकंड सर्कल के सेंटर से फर्स्ट सर्कल के ऊपर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे। अगर ये दोनों टेंजेंट के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल है ये अगर 90 डिग्री चला आए, तब ये दोनों सर्कल को हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल बोल सकते हैं। एंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। अब दोनों सर्कल के सेंटर को हम लोग एक दूसरे से जुड़ दे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो अब सेकंड वाले डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, थर्ड वाले डेफिनेशन से भी देख सकते हैं। सेकंड वाला डेफिनेशन ऐसा है, रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर रेडियस ऑफ वन सर्कल आल्सो एक्टेड टेंजेंट टू द अदर सर्कल। मतलब एक सर्कल का जो रेडियस होगा वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, देन द सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। थर्ड डेफिनेशन दिया गया है, टेंजेंट्स टू वन सर्कल गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास करता है। मतलब ये जो लाइन है इसको हम लोग सेकंड सर्कल का रेडियस बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में इन दोनों सर्कल को हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल बोल सकते हैं। और ऐसे केस में ये अगर सेंटर हो जाए, इसको अगर C1 हम लोग दे दे और इसको अगर C2 हम लोग दे दे और इस पॉइंट को अगर हम A दे दे, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल क्रिएट होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। आशा करता हूँ ऑर्थोगोनल सर्कल का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो राइट एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पिथागोरस थ्योरम को आप अगर अप्लाई करें, C1 C2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इक्वल्स टू AC1 स्क्वायर प्लस AC2 स्क्वायर। तो AC1 को लिख सकते हैं R1 इसका स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि S1 सर्कल का जो रेडियस होगा उसका एक्सटेंडेड फॉर्म S2 सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर AC1 को हम लोग फर्स्ट सर्कल का रेडियस एंड AC2 को हम लोग सेकंड सर्कल का रेडियस अगर चूज कर ले तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं S1 S2 का जनरल इक्वेशन दिया गया है सर्कल का। तो S1 इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये एक हो जाएगा। एंड सेकंड वाला ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस g1 माइनस f1 एंड सेकंड सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस g2 माइनस f2। तो अगर कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जाने तो वहां से उन दोनों पॉइंट के द्वारा जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा उसका लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट लेंथ से लिख सकते हैं C1 C2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस G2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा G1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस F2 माइनस माइनस प्लस F1 इसका स्क्वायर। तो C1 C2 स्क्वायर को लिख सकते हैं G1 माइनस G2 इसका स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर R1 R2 जो होगा वो फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस बन जाएगा R1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड R2 हो जाएगा रूट ओवर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इन तीनों को अपने रेस्पेक्टिव जो फॉर्म है यहाँ पर बिठा दे तो आ जाएगा C1 C2। पहले लिख लेते हैं C1 C2 स्क्वायर इक्वल्स टू आया था R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो C1 C2 के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं G1 माइनस G2 इसका होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 इसका होल स्क्वायर और R1 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इसका होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा G1 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C2। तो यहाँ से G1 स्क्वायर कैंसिल, G2 स्क्वायर कैंसिल, F1 स्क्वायर
स्क्वायर कैंसिल एंड F2 स्क्वायर कैंसिल, तो ओनली यहाँ से रह जाएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्कल बीइंग ऑर्थोगोनल व्हेन इक्वेशन ऑफ टू सर्कल इज S1 equals to x square plus y square plus 2G1x plus 2F1y plus C1 equals to 0 and other is x square plus y square 2G2x plus 2F2y plus C2 equals to 0। यही हो जाएगा कोई दो सर्कल का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन, ये वाला। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग रेडिकल एक्सिस एंड ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के बीच क्या रिलेशन होता है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की तरह दिया गया है, इफ टू सर्कल्स कट द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली देन द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। मतलब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर अगर हम इसको सर्कल 1 दे दे, इसको सर्कल 2 दे दे और इसको सर्कल 3 दे दे, तो बोला गया है इफ टू सर्कल्स कट द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर S1 एंड S2 जो सर्कल है ये S3 सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट P एंड इस पॉइंट Q में। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है मींस पहले सर्कल का जो रेडियस है वो S3 सर्कल के ऊपर टेंजेंट की तरह काम करता है और S3 सर्कल का जो रेडियस है वो S1 सर्कल के ऊपर टेंजेंट की तरह काम करता है। और ऐसे केस में इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो सर्कल जो है S1 S3 ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पर S2 S3 जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है अपने P एंड Q पॉइंट में रेस्पेक्टिवली। देन यहाँ से बोला गया है द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल। तो अगर कोई दो सर्कल थर्ड सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस होगा ये थर्ड सर्कल के सेंटर से पास करेगा। यहाँ पर हम थर्ड सर्कल का सेंटर अगर C3 को चूज कर ले तो ये जो रेडिकल एक्सिस होगा जो S1 एंड S2 सर्कल का है ये S3 सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो S1 सर्कल के सेंटर को हम लोग C1 एंड S2 सर्कल के सेंटर को हम लोग C2 ऐसे चूज कर लेते। तो अब प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस S1 सर्कल एंड S3 सर्कल एंड S2 सर्कल एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं C1P परपेंडिकुलर हो जाएगा C3P के साथ। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं एंड सिमिलरली यहाँ से बोल सकते हैं C2Q परपेंडिकुलर हो जाएगा C3Q के साथ। अब C3P इक्वल्स टू C3Q है क्योंकि ये रेडियस है S3 सर्कल का, तो C3 पॉइंट जो है ये मस्ट बी S3 सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो रेडिकल एक्सिस के जो डिफिनेशन है वहां से हम लोग जानते हैं कि रेडिकल एक्सिस है कोई एक पॉइंट का लोकस जिस लोकस से अगर हम लोग इसके एडजेसेंट दो सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर C3P जो है वो इस लोकस AB से S1 सर्कल के ऊपर टेंजेंट का लेंथ है एंड C3Q जो है वो इस लोकस से S2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट का लेंथ है। तो इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि ये दो लेंथ इक्वल है और सिंस ये दो लेंथ इक्वल है ये AB मस्ट बी द रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस टू सर्कल। और इस AB पथ में हम लोग देख सकते हैं कि ये C3 पॉइंट है सिंस C3P इक्वल्स टू C3Q। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये जो AB दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस है ये थर्ड सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास करता है एंड हैंस द प्रूफ। अब ऑर्थोगोनल सर्कल के ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज इफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ay प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4ay प्लस a इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन वैल्यू ऑफ a इज। मतलब यहाँ पर दो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। पहले सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ay प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
4ay प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सर्कल अगर ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो यहाँ से आप लोगों को इस a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर पहले दो सर्कल को एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का जो कंडीशन था वो हम लोगों ने देखा था 2 इंटू g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 ऐसा होता है। तो अब रेस्पेक्टिव प्लेस में इसका वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से g1 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 2g1 को 2 इसके साथ कंपेयर करें तो g1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। सिमिलरली g2 आ जाएगा, यहाँ पर g2 कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू f1 आ जाएगा यहाँ से a एंड f2 आ जाएगा 2a। यहाँ से c1 इक्वल्स टू आ जाएगा 6 एंड c2 इक्वल्स टू आ जाएगा ओनली a। तो अब कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये a का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया जहाँ से a का दो वैल्यू हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ले ले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, x का दो रूट अगर x1 x2 ऐसा हो जाता है तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर b की जगह पर है 1, c की जगह पर है माइनस 6 एंड a की जगह पर है 4। तो लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c इक्वल्स टू माइनस 6। तो अब रेस्पेक्टिव प्लेस में पुट कर दे तो a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4, a की जगह यहाँ पर है 4 एंड c की जगह यहाँ पर है माइनस 6 बाई 2a, a की जगह यहाँ पर है फिर से 4। तो अल्टीमेटली इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 96 बाई 8 और यही हो जाएगा a का दो वैल्यू एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोग यही पर अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग रेडिकल सेंटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।